कोटा मेले दशहरे में मैं कविता पढ़ता हूँ तो 4:30 बजे मेरा नंबर आता है। पीलीभीत में एक जगह में कविता पढ़ रहा था तो एक मैं बचा और एक सामने श्रोता। परिषद के लोग भी पहले ही पेमेंट दे के निकल गए थे, ये तो अभी देंगे देंगे ना। कौन किसके पास है लिफाफे? आप तुम कहीं मत जाना हो। अब भैया इनको बीच में कर लो, दोनों पुलिस वाले अरे मेरे हो जाओ। ये कहीं चले गए तो हम घर नहीं जा पाएंगे। तो वो एक श्रोता बचा तो मैंने बोला भैया तुम मेरे लिए बैठे हो? बोले नहीं, तेरे बाद मेरा नंबर है। लेकिन आप लोगों ने इन सब कवियों को अच्छे से सुना और सब कवियों ने सुनाया भी बहुत अच्छा। हमारे धांसू से लेके आदरणीय अभी दीपा तक अगर सारे कवियों ने अच्छा सुनाया हो तो एक बार जरा अच्छी तालियां बजाइए इनके सम्मान में। मैं थोड़ी देर आपका मन लगाता हूँ, फिर हम इस कवि सम्मेलन को अगले वर्ष तक के लिए विराम देंगे। तुम्हारे बच्चे आए कि कवि सम्मेलन सुनने? रिंकू भैया, रिंकू भाई के बच्चे आ जाते तो दोनों माता पिता को एक साथ हंसते हुए देख पाते हैं। ये सीन घर में थोड़ी उपलब्ध होता है। क्या बात है। तुम क्या ताली बजा रहे हो? तुम्हारी भी यही रेपुटेशन है। तुम कौन से विवेकानंद हो? बेटा हिंदुस्तान का जो ब्याहता आदमी होता है ना, जिसको पति कहते हैं, उसको केवल कहते हैं, वो होता नहीं है। वो कितने ही महान हो जाए। ये पुलिस वाले बैठे, इनकी भी दुर्गति पूछ लेना कभी, अकेले में ले जाके एक तरफ। ये बाहरी डंडा फटकारते हैं, बाहर घर में तो ये खुद ही फटकाए जाते हैं। फिर जैसे सुपड़े में गेहूं फटकारते हैं कि नहीं, वैसे ही फटकारे जाते हैं। अरे वाह वाह, मजा आ गया। अरे भाई, हिंदुस्तान का ब्याहता आदमी जो पति होता है वो घर के बाहरी विवेकानंद होता है। चाहे वो व्यापारी हो, पुलिस वाला हो, कवि हो, नेता हो, चेयरमैन का पति हो, ये कैमरे वाला हो। एक ब्रह्म वाक्य हर शादीशुदा आदमी को घर में घुसते ही सुनना पड़ता है। पत्नी आपसे कहती है कि तुम में अक्ल नहीं है। अच्छा, अपन भी मुंडी हिलाकर स्वीकार करते हैं, क्योंकि अपन में अगर जरा भी अक्ल होती तो इससे ब्याह करता कौन? अच्छा, अब तो फिर भी ठीक है। हमारे जमाने में तो फिर भी ठीक था मामला। अब तो क्या है कि ये जैसे अब बच्चा भी हाँफ रहा है, अभी तो शादी नहीं, उसके पहले तो ये हाँफ रहा है। इन बच्चों की जब शादी होती है, देखो मैं बहुत बारीक बात बता रहा हूँ, आजकल ये शादियां क्यों नहीं टिक रही है? मालूम है क्यों नहीं टिक रही है? पहली रात्रि को भगवती को वो सब बता देते हैं जो पूरे जीवन नहीं बताना चाहिए। पहली रात्रि को ही। अच्छा, वो तो आजकल MBA, MTech, MSc पढ़ी हुई आती है, वेल ट्रेंड। अच्छा, अपने भोंदू हैं, छोरे महा भोंदू। अच्छा, वो तो बावले रहते हैं, उनका बड़ी मुश्किल से तो ब्याह होता है। और वो प्रथम रात्रि को ही 2-3 प्रश्न करती है और उसका पूरा बायोडाटा उतार लेती है मेमोरी में। पहली बात पूछती है क्या खाते पीते हो, तो दूसरे दिन से उसमें काम में लग जाती है। कहाँ कहाँ आते जाते हो, दूसरे दिन से उसका आना जाना बंद करा देती है। अब चेयरमैन साहब बोले भी कि चल जरा जयपुर होके आते, तो बोले नहीं यार भाई साहब मेरी तबीयत खराब है। तो पहले तो उसका खाना पीना बंद करती है, फिर उसका आना जाना बंद करती है, फिर उसके यार दोस्त बंद करती है। वो जब 10-15 साल में वो किसी काम का नहीं रहता है, तो एक दिन उसको पास में बिठा के कहती कि अब आप पहले जैसे नहीं रहे। अरे वाह। मैंने कहा भगवती तूने उसके सारे चार्जिंग पॉइंट तो डिस्कनेक्ट कर दिए, अब पहले जैसा कहाँ रहेगा? काम की बात यह नहीं है कि तालियां कम बजी जी। काम की बात यह है कि जो दुपट्टे के साथ दूसरी चीज आ रही थी, हाँ हाँ, वो नहीं आ रही। मैं जैन आदमी हूँ, ज्यादा ध्यान उधर ही रहता है। हाँ, भामा साहब के वंशज हैं, देना भी हाँ, और सीखो। महिलाओं को तो ठीक है, महिलाएं यहाँ तक आ गई हैं, यही बड़ा एहसान है। जी बात है, सही बात। अन्यथा ये वो समय है जब आप रोज रात को नाटक देखती हैं और ना देखने दो तो नाटक करती हैं। ये अच्छा है। हाँ,
आ गई है, बड़ी बात है। और आज आप दूसरों के पतियों की सुनने आई है, हाँ ये ज्यादा बड़ी बात है। अन्यथा भारत में महिलाएं अपने पति को 2 घंटा लेक्चर देने के बाद ये कहती हैं कि मैंने तो आजकल इनसे कुछ कहना ही छोड़ दिया है। हाँ हाँ इस बात पे जो लोग ताली बजाने से चूक गए हैं वो बहुत अगली अच्छे। बात पे दोबारा ट्राई कर सकते हैं। मैं एक मौका और दे रहा हूँ। स्वागतम। हमारे मोहल्ले में एक भाभी जी हैं, वो मेहंदी से पति का नाम हाथ पे लिखती हैं। हाँ हाँ तो मैंने पूछा कि ऐसा क्यों करती हैं? बोले भैया मैं चाहती हूँ कि यह आदमी मेरी मुट्ठी में कैद रहे। पीछे के कुछ लोग अब भी तालियां बजाने से चूक गए हैं। मैं एक मौका और दे रहा हूँ। स्वागत है। महिलाओं को शक्ति का रूप माना जाता है, हाँ हाँ क्योंकि जिस महिला को देखने के लिए शादी से पहले पूरा खानदान आता है, वो शादी के बाद अकेली ही पूरे खानदान को देख लेती है। आदित्य भाई तुम ठीक कह रहे, पर मेरी पत्नी इससे ज्यादा खतरनाक है। वो पैर के तलबे में मेरा नाम लिखती है और ये कहती है पाँव के नीचे दबा के रखती हूँ इसको। ये तो जिसकी जैसी किस्मत, हाँ ये ठीक है। क्या कहा जाए। मैं एक बात लेकिन कहूँ, इस बिटिया ने जितना प्यारा आज इस मंच पर पढ़ा है जी, बड़ा कार्यक्रम करवाना बड़ी बात नहीं होती, बड़े कवियों को कम पेमेंट में बुलवाना भी बड़ी बात नहीं होती, हाँ तालियां बजाना भी बड़ी बात नहीं होती, लेकिन जब अपने समाज का कार्यक्रम हो तो उसमें अपने समाज की प्रतिभा को अवसर देना सबसे बड़ी बात है। आपने इस प्यारी सी बच्ची को अवसर दिया, और जितने भी चुटकुले मैं महिलाओं पे सुनाऊं पूरी रात सुना सकता हूं, लेकिन ये बात ईमानदारी से आपके बीच कह रहा हूं, अपने समाज के बीच, कि 14 फरवरी के दिन, वैलेंटाइन डे के दिन, अगर प्रेमी का साथ न हो तो कोई खास फर्क नहीं पड़ता, लेकिन रक्षाबंधन के दिन अगर ये कलाई सुनी रह जाए तो लगता है कि जिंदगी में कुछ तो है जो अधूरा। बहुत अच्छे, जिंदाबाद, टिप्पणी कमाल की बंधु। आइए, आपने तो मुझे पास कर दिया जी। अरे सर तो स्नेह आपका, वरना आपका चमत्कार तो आज मैंने आते ही देखा था वागड़ वालों का। मैं आज हम कार से आए थे सर, तो रास्ते में बॉर्डर पे आते आते कार बंद हो गई थी, तो मुझे लगा कि पेट्रोल वेट्रोल खत्म हो गया होगा, तो मैंने एक आदमी से कहा कि टॉर्च दे, पेट्रोल चेक करना है। वो माचिस निकाल के ले आया। मैंने कहा भाई ये, बहुत अच्छे। मैंने कहा भाई ये माचिस से पेट्रोल कैसे चेक होगा? बोले साहब चेक करके देखो, अगर नहीं हुआ तो आपको पता चल जाएगा। हाँ, और हुआ तो अब क्या एक एक के कान में आके कहूं कि ताली बजाओ? बहुत अच्छे। अच्छा, एक तो आपको धन्यवाद, जिस व्यक्ति ने गौरव भैया को एक कार्यक्रम दिया, हाँ, आपने सूत्रधार ठीक आदमी को बनाया है। सूत्रधार उसी आदमी को बनाया जाता है जो कवियों के पेमेंट पे धार चलाने के सारे सूत्र जानता हो। शुरुआत ही यहाँ से होती है कि जैन समाज का एक छोटा सा कार्यक्रम है। हाँ। अरे मैंने कहा जैन समाज का कार्यक्रम कोई छोटा सा होता ही नहीं है, होता ही नहीं है, शाबाश। जैन समाज में जब भी कोई कार्यक्रम आता है, बोले साहब एक छोटा सा कार्यक्रम है। हाँ, कार्यक्रम की व्यवस्थाएं बड़ी है लेकिन पेमेंट बहुत छोटा सा है। लेकिन उसके बावजूद मैं यहाँ पे आया हूँ क्योंकि मुझे लगा कि ये मेरा परिवार है, मेरा समाज है। दुनिया में कहीं भी कुछ सुनाया जाए, लेकिन अपने समाज से अगर आशीर्वाद मिल जाए तो चापलूसी पार्ट 1। अच्छा, गौरव भैया का कमाल है। देखो, गौरव भैया को ठीक आपने सूत्रधार बनाया सर। हाँ। मैंने इनका जलवा आते देखा, मैं अपने आप को बहुत बड़ा बनिया समझता था। हाँ, ये हमसे बड़े हैं। मैं जब पहली बार इटावा गया था सतीश अंकल जी, तो मैं घर पे गया तो मैंने जाके गौरव भैया के पैर छुए। हाँ, इन्होंने अपनी जेब से मुझे 5,000 रुपए निकाल के दे दिए। अच्छा, इस बात पे जिस हिसाब से आप खामोश हुए हैं, हाँ, हाँ, आश्चर्य होने भी है। मुझे लग रहा है कि गौरव भैया से आप परिचित हैं। लेकिन मुझे भी आश्चर्य हुआ कि ये हुआ कैसे। चाय वाला आ गया है जी। नहीं, चाय वाले को रोकना भी नहीं चाहिए। हाँ, 2-4 लोग लगे हैं, रोक भी नहीं पा रहे हैं, और वो रुकेगा भी नहीं। और अभी तो चाय वाला ही है, गाय वाला तो बाकी है।
कह सकते हैं, बताइए। दरअसल देखिए ये प्रभाव होता है, जैन समाज का आदमी बरकत लेके आता है। मैं आया तो चाय तुरंत आई, इतनी देर से देख ही रहे थे कि कब आएगी कब आएगी। ये तो होता ही है। मैं गौरव भैया के घर गया, सचिन भैया आप तो बैठे हैं, मैं जब पहली बार गया तो पैर छुए इन्होंने 5,000 निकाल के दे दिए। मुझे आश्चर्य हुआ कि ऐसा क्यों। बोले हम क्षत्रिय हैं, हाँ, पृथ्वीराज चौहान का ओरिजिनल वंशज हूं, जेब में जितने पैसे होते हैं जब कोई छोटा आके पैर छूता है तो वो निकाल के दे दिए जाते हैं। ताली बजाने की बात नहीं है, ताली बजाने की बात यह है कि मैंने तुरंत इनकी पत्नी के भी पैर छुए। हाँ, जैन आदमी वही तो होता है जिससे कहो कि 1 करोड़ मिल जाएंगे तो क्या करेगा, बोले गिनूंगा। तो मैंने तुरंत इनकी पत्नी के भी पैर छुए, 5,000 और आ गए। हाँ, फिर मैंने इनके घर में एक एक रिश्तेदार के पैर छुए। ठीक है। कैमरे वाले भैया आपकी कसम, इनके घर के नौकर तक को नहीं छोड़ा। शाबाश। 4-5 बार मैंने उसके भी पैर छू लिए। लगभग 25,000 की राशि इकट्ठी हो गई थी। तो मुझे लगा कि अब चलना चाहिए। तो मैं जैसे ही घर से निकलने को हुआ, हाँ, इन्होंने बिटिया को आवाज लगाई कि बेटा जरा जल्दी आना, भैया जा रहे हैं, पैर छूना है। तालियां आप गलत जगह ही बजाते हैं। तालियां इस बात पे नहीं आनी चाहिए, तालियां तो अगली बात पे आनी चाहिए, बड़ी आनी चाहिए और पीछे तक सबकी एक साथ आनी चाहिए। बात ये नहीं है कि वो 25,000 गए, बात ये है कि पहले के जो मेरी जेब में 6,000 थे। देश की आर्थिक स्थिति को मजबूत करने वाला वंश देने वाले भगवान अग्रसेन को प्रणाम करता हूँ। आप सबको बहुत बहुत प्रणाम करता हूँ। बहुत अच्छी भैया, वाह। माँ ने कहा बेटा मेरा जोरू का गुलाम बना, बीबी बोली लगता है मुझे माँ का लाल तू। माँ ने कहा बेटा मेरा जोरू का गुलाम बना, बीबी बोली लगता है मुझे माँ का लाल तू। पापा बोले मैं भी इसी दौर से गुजर चुका, मेरी माँ तो रही नहीं तेरी माँ संभाल। तो जब थे हम कुंवारे तब भी आदमी थे फालतू। हाँ, अरे जब थे हम कुंवारे तब भी आदमी थे फालतू, आजकल भी हो गए हैं शादीशुदा पालतू। जब से कभी हुए हमें देख सभी कहने लगे आलतू जलालतू और आई वाला कोटालतू। बहुत अच्छी लिखा भैया, वाह वाह। भगवान कसम बड़ा खतरनाक सुनते हो आप लोग। ये हास्य कवियों की स्थिति हो गई, भगवान कसम। अभी ये मुझसे पूछ रहा था डॉक्टर अभिषेक, बहुत अच्छा संचालक है देश का, बोले दीपक भाई आजकल क्या कर रहे हो? मैंने कहा यार डॉक्टर साहब मैं तो कुछ नहीं कर रहा हूँ, मेरी पत्नी जरूर जानवरों के सुधार के लिए बड़े काम कर रही है। बारीक टिप्पणियां अगर आप पकड़ लोगे तो समझ जाऊंगा आप कैसा सुनोगे। ये बोले कि दीपक भाई आजकल क्या कर रहे हो? मैंने कहा मैं तो कुछ नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मेरी पत्नी जरूर जानवरों के सुधार के लिए बड़े काम कर रही है। इन्होंने मुझे नीचे से ऊपर देखा, ऊपर से नीचे देखा, बोले आपकी पत्नी जरूर जानवरों के सुधार के लिए काम कर रही होगी, लेकिन आप में तो कोई भी सुधार नहीं दिख रहा। स्थितियां ये हो जाती हैं। अच्छा देखने में मैं आपको प्यार मोहब्बत का कभी दिखता हूँगा, लेकिन भगवान कसम प्रेम से दूर दूर तक मेरा कोई वास्ता नहीं, क्योंकि मैंने तो जिससे प्रेम विवाह किया आजकल वही प्रेम चोपड़ा बन के मेरे सिर पे नागिन डांस करती है। क्या हो गया आजकल का प्रेम? राजनीति की विसंगतियों पर व्यंग करता हूँ, अगर आपको अच्छा लगे तो मुझे बताना कैसा सुनते हैं, मैं वैसा ही वैसा सुनाता जाऊंगा। जी भैया, राजनीति की विसंगति पर पहला व्यंग करता हूँ, आजकल का प्रेम क्या हो गया सुनना और आनंद लेना। चेहरे पे उदासी लिए खोपड़ी खुजा रहा हूँ, भाग्य की लकीर मेरी हर जाई हो गई। अच्छा। चेहरे पे उदासी लिए खोपड़ी खुजा रहा हूँ, भाग्य की लकीर मेरी हर जाई हो गई। करके जुगाड़ पाई खुशियाँ पार, ऐसा बेड लक यार के सभी पराई हो गई। तो झील के किनारे जिसे चाउमीन थी खिलाई, आज वही किसी और की लुगाई हो गई। झील के किनारे जिसे चाउमीन थी खिलाई, आज वही किसी और की लुगाई हो गई। सुबह तो कांग्रेस के ही साथ घूमती थी, शाम होते होते वो तो भाजपाई हो गई। वाह वाह, वाकई में बड़ा अच्छा सुनते। वाह 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 वाह। और
प्रेम के बाद शादी हो जाए तो आदमी की हालत, पति की हालत क्या हो जाती है, फिर 4 पंक्तियां सुनना और आनंद लेना। दुनिया में छाए कभी बन के तराने, किंतु आज हम गुजरी कहानी जैसे हो गए। दुनिया में छाए कभी बन के तराने, किंतु आज हम गुजरी कहानी जैसे हो गए। कभी बलवान थे पहलवान डरते थे, आज यारों बिसरी जवानी जैसे हो गए। तो बन के पति जो गति अपनी फिजूल की, कचरे का ढेर कूड़ेदानी जैसे हो गए। बन के पति जो गति अपनी फिजूल की, कचरे का ढेर कूड़ेदानी जैसे हो गए। पत्नी हमारी यारों मोदी जैसी हो गई है, हम तो बेचारे आडवाणी जैसे हो गए। मैं हालांकि ये जो महिला हरे सूट में बैठी हुई है, मैं इनसे परेशान हूं। अरे भाई ने बेटी पे गीत पढ़ा, इन्होंने नहीं बजाई ताली। भाई ने डॉक्टर के ऊपर इतना पढ़ दिया, उन्होंने ताली नहीं बजाई। और ऐसी एक महिला हमें हर कार्यक्रम में मिल जाती है। पिछले दिनों में नारनौल में गया था, एक ऐसी महिला सामने बैठी थी। भाई साहब मैंने कविता सुनाई, मुक्तक सुनाए, छंद सुनाया, यहाँ तक कि चुटकुला भी सुनाया, पर अगली हंस के ना दे। अरे आखिर में मैं नीचे उतर गया, मैं पैरों में पड़ गया। मैं कहा बहन जी आप हंस क्यों नहीं रही? बोली तेरी शकल मेरी सास से मिलती। तो मैंने पूछा उसके भी मुंह छाती है क्या? कह रही हाँ, अपर लिप बनवाती नहीं है अगली। और मैं बतलाऊं महिलाओं का ऐसे ही है भाई साहब, जब ये सास बनती है ना बहू अच्छी नहीं मिलती, जब बहू बनती है तो सास अच्छी नहीं मिलती, जब देवरानी बनती है तो जेठानी अच्छी नहीं मिलती, जब जेठानी बनती है तो देवरानी अच्छी नहीं मिलती, जब नंद बनती है तो भाभी अच्छी नहीं मिलती, भाभी बनती है तो नंद अच्छी मिलती है। और बात रही पति की, वो तो आज तक किसी औरत को ढंग इस बात पे तो भाई साहब की पत्नी ने भी ताली बजा दी। मैं सच बतला रहा हूं भाई साहब, हरिद्वार की तरफ 2 बसें जा रही थी। आगे वाली बस में सारी की सारी सास, पीछे वाली बस में सारी की सारी भुएं। तो सास वाली बस खाई में गिर गई। देखो ये भुएं हंस रही हैं। इसको तो इसी चीज में आनंद आ गया कि सास खाई में गिर गई। पीछे बहू वाली बस में एक बहू ने रो रो के हो मेरी सास, हो मेरी सास। सबने बोला ओहो तू तो बहुत प्यार करती थी। कह रही ना मेरी वाली तो आई ना। पिछले दिनों 2018 में मैं एक कवि सम्मेलन में गया था। उस कवि सम्मेलन में मुझे ऐसी माला पहनाई गई। घर से पापा का फोन आया, बेटे घर पे आजा, खुशखबरी होने वाली है, हॉस्पिटल में आ गई है बहू। अच्छा भाई साहब मैं ये माला पहने पहने हॉस्पिटल में चला गया। कपड़े तो मैंने अच्छे पहनता ही हूं, उस दिन भी अच्छे पहन रखे थे। मैं जैसे ही हॉस्पिटल में घुसा, उस नर्स को पता नहीं मेरे कपड़े और माला देख के क्या लगा। अगली ने बोला महाराज की जय हो, महाराज की जय हो, आपके घर में एक कन्या ने जन्म लिया है। अरे ऐलेश भाई मैंने माला तोड़ के उसके हाथ में दे दी। आप यकीन मानो आज भी बेटी के इंजेक्शन लगवाने जाता हूँ, वो नर्स मुझे घूर घूर के देखती है और सबको बताती है कि नकली माला देके गया था मुझे। कि आपके लिए चंद कतरे लहू के लाया हूँ, मुरझा गया हूँ पर फूल खुशबू के लाया हूँ। और आप लोगों को तालियां बजानी ही होगी। मैं घर से पत्नी के पांव छू के आया हूँ। वाह भाई साहब, वाह 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 वाह, विनोद भैया वाह। आजा तू पकोड़े खिला दे। एक तो जब से उसने कही है कि पकोड़े की दुकान खोल लो, और मैं गारंटी से कह सकता हूँ इसने भी एमए कर रखी होगी। एक बार जोरदार ताली इस भाई के लिए। वाह। एलेश भाई इतनी देर से बोले जा रहा था ये हो गया वो हो गया। मैं बताऊं एलेश भाई के बारे में, मैं दिल से बोल रहा हूँ, इस मंच से बोल रहा हूँ। मैं इस व्यक्ति की इज्जत क्यों करता हूँ? क्यों करते हो? मैं इस व्यक्ति की इज्जत इसलिए करता हूँ क्योंकि जब ये 12वीं क्लास में पढ़ता था, ये 12वीं क्लास के स्कूल के बाहर जाके खड़ा हो जाता था। और जब लड़कियों की स्कूल की छुट्टी होती थी तो एलेश अवस्थी बोलता था कि जब तक तुम्हारा भाई जिंदा है तुम्हें कोई हाथ नहीं लगा सकता। अगर आगरा में किसी लड़की को कोई लड़का छेड़ता था तो ऐलेश भाई उस लड़के को बहुत मारता था। और लड़की से कहता था कि जब तक तेरा भाई जिंदा है तुझे कोई हाथ नहीं लगा सकता। फिर ऐलेश भाई की शादी हो गई, सुहागरात का दिन आया, घूंघट उठाया और आदत से मजबूर, जब तक तेरा भाई जिंदा है तुझे कोई हाथ नहीं लगा सकता। और ताली तो अब इस बात पे बजाना, शादी के 10 साल बाद भी अपने इसी वचन पे कायम है। मैं सच बतला रहा हूं भाई साहब, मैं दिल्ली का हूं, दिल्ली के कवियों के संग पता नहीं क्या दिक्कत। और सच बतला रहा हूं एलेश, जैसी माला तूने पहनाई है ऐसी तो मेरी लुगाई ने नहीं पहनाई तुमने।
और मैं चाहूंगा आपकी बार का करवा चौथ का व्रत भी रखे तू मेरे लिए। हाँ बिल्कुल मैं रखूंगा। अपनी वाली को कुछ भी समझा के आऊं, पर तेरा करवा चौथ का व्रत खुलवाना है। हाँ लेकिन आज का लिफाफा आप मुझे दे दोगे? हाँ दे दूंगा पक्का। भर लो हामी। क्योंकि जिस तरह का कार्यक्रम चल रहा है मुझे लगता नहीं है लिफाफा मिलेगा। यहीं पे ही बोला जाएगा बेटे एक एक डुबकी नहा लो, सारे पाप धुल जाएंगे। मोह माया में क्या रखा है? हाँ मोह माया में क्या रखा है, उसी में ही तो सब कुछ रखा है। किसी भी पुरुष के सर पर दो ही स्त्रियां हाथ फेरती है, एक माँ और एक पत्नी। जब माँ हाथ फेरती है तो बाल बढ़ते हैं। बढ़िया। और आपको देख के लग रहा है जैसे पूरे गोविंद घाट ने हाथ फेर रखा। मैं बता दूं भाई साहब, यहाँ के लोग, दादा आप सुन के दंग रह जाओगे, यहाँ के लोग कितने चालाक हैं। अभी हम यहाँ से आ रहे थे, एक व्यक्ति अर्थी लेके जा रहा था अपनी पत्नी की, तो मेरे बगल में एक सुंदर सी लड़की खड़ी थी। उस आदमी ने रोना स्टार्ट किया, हाय 7 जन्मों का रिश्ता तोड़ के, अरे 7 फेरों के वचन भूल के मुझ अकेले को छोड़ के कहां चली गई। मेरे बगल में जो खूबसूरत लड़की थी उसने बोला, यार ये अपनी पत्नी को कितना प्यार करता था, अगर इसका नंबर मुझे मिल जाता तो मैं इससे शादी कर लेती। बाबूजी ये बात उस रोते हुए व्यक्ति के कानों में भी गई। अब उसने दोबारा से रोना स्टार्ट किया, अरे 7 फेरों के बचनों को भूल के मुझ अकेले को छोड़ के कहां चली गई थी। बता अब कौन मेरे मोबाइल नंबर 9811740094 पे फोन करके पूछेगा कि मैंने खाना खाया या नहीं खाया। दिक्कत यह हो गई कि नंबर इतनी तेजी से बोला वो बेचारी नोट ही नहीं कर पाई पूरा। दोबारा बता दो। तो आधा नंबर ही नोट कर पाई। उसने बोला यार आधा नंबर ही नोट कर पाई हूं। अब उस आदमी ने अपने रोने की स्पीड और थोड़ी सी कम करी। हाँ। बोला अरे 7 जन्मों के वादों को भूल के, अरे 7 फेरों की उन रस्मों को छोड़ के तू मुझे अकेले को छोड़ के कहां चल गई। अब ये बता, जब भी मेरे मोबाइल नंबर पे फोन करके कौन पूछेगा, जो मेरा मोबाइल नंबर है 9811740094 पे फोन करके कौन पूछेगा कि मैंने खाना खाया या नहीं खाया। हाँ मेरे बाबू ने खाना खा लिया। और मैं बतला दूं, जिसने अभी अभी माला दी है इसी ने नंबर नोट करा था। मैं आपको बतला दूं, वैसे हमारे संग देखो दिक्कतें क्या आती है। हाँ। मेरा एक दोस्त उसे झूठ बोलने की बहुत बुरी बीमारी। मैंने बोला भाई तू बहुत ज्यादा झूठ बोलता है। कह रहा विनोद भाई मुझसे कंट्रोल नहीं होता। मैं कहा ठीक है, आज के बाद तू जब भी झूठ बोलेगा मैं थोड़ा सा खांस दूंगा, तो अपने झूठ को छोटा कर लियो। कह रहा ठीक है विनोद भाई। भाई साहब मैं उसे अपनी ससुराल लेके गया। मेरी ससुराल में जाके मेरी सास से बोला, सासू माँ अभी हम जंगल में से आ रहे थे, हमने 100 फुट लंबा सांप देखा। मैंने अपना फर्ज निभाया। कह रहा और पास गया 80 फुट का था। हाँ। मैंने फिर अपना फर्ज निभाया। और पास गया 60 फुट का था। अब की बार मैं थोड़ा ज्यादा खासा। वो घर गया, फीता लेके आया, फीते से नापा 50 फुट का था। मैं बोला कह रहा भाई देख अब यो फीते से नाप लिया। हाँ। अब यो कम नहीं हो सकता। हाँ। अब अपनी खांसी तो मोहल्ला क्लिनिक में इलाज करा ले। अब यो खांसी ठीक नहीं हो सकती। इन्हीं चीजों में भटक रहे हैं भाई साहब हम। एक नया चोर एक घर में घुस गया, उसके उस्ताद ने बस उसे एक बात बताई थी, हाँ। बेटा घर में घुसते वक्त किसी चीज से टकरा जाए तो बिल्ली की आवाज निकाल दियो। मालिक को लगेगा बिल्ली है, वो फिर सो जाए तो फिर चोरी कर लियो। वो भाई साहब एक घर में घुस गया, तिजोरी से सारा सामान भी निकाल लिया, लेकिन जब तिजोरी बंद कर रहा था तो तिजोरी के ऊपर एक लोटा रखा हुआ, तो वो लोटा गिर गया। उस घर में अकेली जो बुढ़िया सो रही थी वो उस बुढ़िया की खाट के नीचे घुस गया। बुढ़िया ने बोला कौन है, तो उसकी किस्मत देखो वो ये भूल गया कि किस जानवर की आवाज निकालनी थी। हाँ। बुढ़िया ने बोला रे कौन है, करा भौभौ। बुढ़िया बोली अरे कौन है, करा भौभौ। बुढ़िया बोली अरे कौन है, करा जब काट लूंगा तभी मानेगी कुत्ता। तो हालात तो भाई साहब कहीं से भी निकल के आ सकते। मैं बतलाऊं, एक व्यक्ति एक ढाबे पे चाय पी रहा था। मैंने उसके ट्रक के पीछे देखा, ट्रक के पीछे लिखा था प्रणाम शहीदानू। मैंने पूछा भाई साहब आप तो शहीदों की बहुत इज्जत करते हो। कह ना ना ये तो वो है जो मेरे ट्रक के नीचे आए थे। देखो आप समझिए, मैं आज हरिद्वार में दूसरी बार आया हूं। पहली बार मैं यहाँ के थाने में आया था। हाँ। और उन लोगों ने मेरी कविता सुनी। हाँ। जो किसी की नहीं सुनते। उसके बाद उन्होंने मुझे पेमेंट भी दी। उस दिन मुझे पता चला कि यहाँ की पुलिस देती भी है। उन्होंने मुझे खाकी कलर के लिफाफे में पेमेंट दी। मैंने देखने के लिए कि कितने पैसे दिए। उस लिफाफे का छोटा सा कोना फाड़ा। हाँ।
पीछे से एक पुलिस वाले ने मेरी गुद्दी पकड़ ली। हाँ। बोला बेटे सरकारी कागज फाड़ दिया। बाबूजी 10,000 में बुलाया था, 3 लाख रुपए में छोड़ा। और आप लोग अब भी ताली नहीं बजा रहे। मेरे को तो ये समझ में नहीं आ रही अब तक मैं क्या चाहता हूं। क्योंकि सावन में जिस पेड़ पे घोंसला हो जाता है, पतझड़ में वही पेड़ खोखला हो जाता है। और हाथ पे हाथ रख के बैठने वालों, आपकी तालियों से किसी का हौसला हो जाता है। वाह, बहुत बढ़िया। महिलाएं, ये जितनी महिलाएं यहाँ पे बैठी हुई हैं, सब अपना बायां हाथ ऊपर करें। हाँ, मैडम कर दीजिए। ये जो मोबाइल आप उल्टे हाथ से बना लिए, लेकिन हाथ खड़ा हाँ, करिए। कर दो। हाँ मैडम करिए। कवियों की बात माननी चाहिए। अब इसमें अपने पति की शक्ल देखो आप। देखो 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 ताली बजेगी, बजी। पर ये भारतीय महिलाएं ये नहीं बजाएंगे। इन्हें पता है कि करवा चौथ का व्रत है। हाँ। अब मैं पुरुषों को एक तरीका बताता हूँ। हाँ। अब सारे पुरुष अपना दाया हाथ ऊपर करो। कर लिया, देखो कितने दुखी बैठे पड़े हैं। सब ये यही करने बैठे हैं। आप लोग तो बस अपना हाथ ऊपर करो, घरवाली का नहीं देखना। क्योंकि सिर्फ इस मंडली ने बस आज का खाना करवा रखा, बाकी दिन का खाना वही पका के खिलाएगी। आप लोग तो अपना दाया हाथ ऊपर यूं करो और इसमें शकल देखो उस बिचौलिए की जिसने ब्याह करा था, और मार मार के थप्पड़ उसका मुंह सुझा दो, जिसकी वजह से आपके जीवन में इतना दुख हो रखा है। बुकांगे। सर मैं शादी से पहले कुंवारा था, तब मैं श्रृंगार रस की कविताएं लिखता था। फिर हमारी शादी तय हुई, मैं तब भी श्रृंगार रस की कविताएं लिखता था। मैं शादी मेरी तय हुई, मैं तब भी श्रृंगार रस की कविताएं लिखता था। मैं सीतापुर से हूं सर, हमारी एंगेजमेंट हुई, मैं तब भी श्रृंगार रस की कविताएं लिखता था। श्रृंगार हमारा खत्म ही नहीं हो रहा था। एक दिन हमारा तिलक हो गया, मैं तब भी श्रृंगार रस की कविताएं लिखता था। श्रृंगार खत्म ही नहीं हो रहा था। फाइनली हमारी एक दिन शादी हो गई, मैं तब भी श्रृंगार रस की कविताएं लिखता था। श्रृंगार खत्म ही नहीं हो रहा था। एक दिन हमारी श्रीमती जी हमारे सामने मुंह धो के खड़ी हो गई। बहुत बढ़िया है, वाह। यकीन मानिए श्रृंगार से विश्वास उठ गया। अब मैं हास्य रस की कविताएं लिखता हूं। अच्छा पहले मुझे लगता था सिर्फ मेरा ही विश्वास उठा हुआ है। यहां पर अमित भैया जैसे मुस्कुराए, उन्होंने तालियां बजाई, ठहाके लगाया, मैं पूरा कॉन्फिडेंस में इनका भी विश्वास उठा हुआ है। एक बार मैं अमित भैया के उठे हुए विश्वास को प्रणाम करता हूं। एक बार बजाइए जरा तालियां की लगे, कभी सम्मेलन शुरू हो गया। हाँ तो ये और क्या, अब लग रहा है कि कार्यक्रम हो रहा है। मैं आपको बताऊं कि सर पत्नी और सरकार दोनों एक जैसे होते हैं, बिल्कुल दोनों एक जैसे होते हैं। पत्नी को भी चुनने का मौका मिलता है, सरकार को भी चुनने का मौका मिलता है। चुनने के बाद ना सरकार सुनती है। पत्नी के बारे में हम कुछ नहीं कहेंगे, आप लोग वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हो, हमें दिक्कत हो सकती है। आप लोग सर कभी कभी गलत जगह पे हंस देते हो। हर बार मलिका का मतलब मलिका शेरावत नहीं होता है, वाह। कभी कभी मल्लिकार्जुन खड़गे होता है। खड़गे जी काफी अच्छे टाइप के व्यक्ति हैं, बढ़िया है। हालांकि जो आप समझ रहे हो वैसे ही हैं। तो मजे की बात यह है, ठाकों की बात यह है कि 5 साल के बाद आप सरकार बदल सकते हैं। अच्छा है, अच्छा है। दूसरे में ये कोई ऑप्शन नहीं है। दद्दू हिंदुस्तान के आदमी की किस्मत बहुत गड़बड़ है, न पत्नी बदल पा रहा है, न पिछले 15 साल से सरकार बदल पा रहा है। अच्छा है, वाह। कुछ बदला ही नहीं जा रहा है। तब मैं कहना चाहता हूं, मैं काफी पढ़ा लिखा टाइप का व्यक्ति हूं। हमसे लोगों ने कहा कि पत्नी और साली के बीच में तुलनात्मक अध्ययन करो, तो मैं आपको तुलनात्मक अध्ययन सुना रहा हूं। मैंने कहा कि खिले हुए रोज सी लगती है, कैटरीना के पोस्ट सी लगती है, पत्नी चिकन पॉक्स का टीका, साली बूस्टर डोज सी लगती है। बहुत बढ़िया, वाह। मैंने कहा पत्नी चिकन पॉक्स का टीका, साली बूस्टर डोज सी लगती है। अच्छा दद्दू, हमारे एक मित्र है शुक्ला जी, अभी आप शुक्ला जी का जिक्र भी कर रहे थे। अगर यहाँ पे कोई शुक्ला बैठा है तो उसका इस बात से पूरा लेना देना है। हाँ, हमें नहीं कहेंगे कि नहीं लेना देना है। तो हमारे बिल्कुल ऐसे मस्ती के साथ सुनिए, देखिए ज्ञान की बातें दद्दू करेंगे, हमारा वो प्रबंधन ही नहीं है। तो ज्ञान व्यान की जब कविता सुनना हो तो दद्दू की तरफ देखना, खंजन जी की तरफ देखना, हाँ विकास भैया की तरफ देखना, हमारी तरफ बिल्कुल भी मत देखना। और देखना हो तो अब संगम जी की तरफ देखना। हाँ, तो हम कह रहे थे, हमारे एक मित्र है शुक्ला जी, उनकी नई शादी हुई। शुक्ला जी के चाचा बस्ती से लखनऊ आए, उनके स्वागत में सम्मान में सारी तैयारियां की गई। अब शुक्ला जी के चाचा के लिए भोजन लगाया गया। भोजन करने के बाद शुक्ला जी के चाचा ने शुक्ला जी को बुलाया, कहा बेटा सब तो सही है,
अब शुक्ला जी का जवाब, अगर आपका जवाब हो तो इसे ठहाकों में तब्दील करिएगा। शुक्ला जी के चाचा ने शुक्ला जी को बुलाया, कहा बेटा सब तो सही है लेकिन बहू ने दाल पतली बनाई है। अगर शुक्ला जी का जवाब आपका जवाब हो तो तालियों का शंखनाद करिएगा। शुक्ला जी ने कहा चाचा, जो स्त्री पुरुष की हालत पतली कर सकती है उसके लिए दाल कौन बड़ी बात है। अच्छा है। शुक्ला जी की दाल पतली थी, कालू खेड़ा की दाल में सिर्फ पानी है। मैं आपकी पानी वाली दाल को प्रणाम करके धीरे धीरे अपनी यात्रा का गियर चेंज कर रहा हूं। तो हमने आपको बताऊं कि आजकल एक बड़ी समस्या आई है दद्दू। हमने उस समस्या से हाथ से निकाला, अगर बात पहुंचे तो आनंद लीजिएगा। हमने उस समस्या से हाथ से निकाला। इस वीडियो को जब मैंने इंस्टाग्राम पे डाला तो काफी महिलाओं ने हमारा विरोध किया, उतना ही जितना राहुल गांधी का आजकल विरोध हो रहा है। तो मैंने लगाई वीडियो, तो मेरे साथ क्या हुआ मैं आपको सुनाता हूं। मैंने कहा कि पहिने रूपानी हील बाज ना मिले। वाह। कि पत्नी कैसी होनी चाहिए। मैंने कहा कि पहिने रूपानी हील बाज ना मिले, हो सीधी साधी डील बाज ना मिले, लूली मिले, लंगड़ी मिले या मिले कानी, बस प्रभु पत्नी रील बाज ना मिले। ने कहा बस प्रभु पत्नी रील बाज ना मिले। रील की बड़ी समस्या है। घर वाली से कहो खाना बना दो तो रील बना देती है। हाँ, लेकिन जब जिस मंच पे दद्दू रामकिशोर तिवारी जी संचालन कर रहे हो, आप जैसे प्रबुद्ध लोग बैठे हो और एक पावन मंच हो, तब एक बात बड़ी मैं जिम्मेदारी के साथ कहना चाहता हूं, पत्नी परिहास का नहीं, पत्नी विश्वास का विषय है। तब मैं पत्नी के सम्मान में कविता पढ़ता हूं। मैंने 4 पंक्तियां लिखी कि बिना खबरों की खबर बनाती है पत्नी, डरपोक पति को निडर बनाती है पत्नी, आदमी कमा के बना सकता है मकान किंतु उसको संवार कर घर बनाती है पत्नी। बढ़िया, वाह वाह वाह। तो ये होता है, देखिए कि ये जो गाने लिखने वाले लोग हैं सर, तो जितने भी हास्य के कवि हैं, जैसे अखिलेश दद्दू बैठे हैं और विकास भैया हैं, नरकंकाल दादा हैं, जितने भी हास्य के कवि हैं सब प्रैक्टिकल बातें करते हैं। ये जो प्रेम के कवि हैं बिल्कुल भी प्रैक्टिकल बातें नहीं करते। ऐसा लिख देंगे कि मैं चांद तारे तोड़ लाऊंगा, कहीं संभव है? हाँ? अब किसी ने गाना लिखा कि उसने जुल्फे लहराई तो बरसात हो गई। अब बताइए, अगर किसी की जुल्फे लहराने से बरसात होती तो बुंदेलखंड में सूखा पड़ता? वाह। किसी ने लिखा कि मैं उसकी जुल्फों की छांव में सो गया। अब बताइए, अगर किसी की जुल्फे इतनी घनेरी हैं, इतनी उपयोगी हैं, तो संकीर्तन परिवार इतना होशियार परिवार है। अब बताइए, अगर ये जुल्फों से काम हो सकता था तो ये पंडाल लगाने की क्या जरूरत थी? कह देते कि लहराओ जुल्फे, कवि सम्मेलन किसी की जुल्फों की छांव में होता। किसी ने वो गाना लिखा कि लड़की कमाल हो अखियों से गोली मारे। आप सब ने सुना होगा कि लड़की कमाल हो अखियों से गोली मारे। अब बताइए, मोदी जी इतने होशियार प्रधानमंत्री हैं, अगर लड़की अखियों से गोली मार सकती है तो 36 रफाइल खरीदने की क्या जरूरत थी? अच्छा। पाकिस्तान चाइना के बेटा बॉर्डर पे ले जाके हम लड़कियां खड़ी कर देते, कह देते दागो गोली, दागो गोली। तो ऐसे गाने नहीं लिखने चाहिए, गाने प्रैक्टिकल लिखने चाहिए, जैसे हम आपको सुनाते हैं। हमने कहा कि पहलू जो अनछुए हैं उन पहलुओं पे बात हो, कि पहलू जो अनछुए हैं उन पहलुओं पे बात हो, इश्क में जो कूटे गए हैं उन मजनुओं पे बात हो। उसकी जुल्फ, हाँ वही मजनू है आप। कि पहलू जो अनछुए हैं उन पहलुओं पे बात हो, इश्क में जो कूटे गए हैं उन मजनुओं पे बात हो, उसकी जुल्फे जुल्फे हैं घटा कतई ही नहीं, उसकी जुल्फों में जो जुएं हैं उन जुओं पे बात। बढ़िया है। जुल्फों में जुएं हैं, जुल्फे अटा घटा थोड़ी हैं। प्रैक्टिकल लिखना चाहिए। अभी हमको लखनऊ से सीतापुर जाना था, हमने जैसे ही बस पकड़ी, बस वाले ने गाना बजा दिया, सफर आखिरी है मेरी जिंदगी का। अब बताइए कैसा लगेगा आपको? बस में बैठो, कोई ये गाना बजा दे। हमने कहा ये गाना निकालो या हमें बस से उतार दो। बस वाला उत्तर प्रदेश परिवहन का था, हमको कान पकड़ के नीचे उतार दिया। हम उसको धन्यवाद देते हैं, वो हमको धक्का मार के भी नीचे उतार सकता था। तो प्रैक्टिकल लिखना चाहिए। आजकल वो शादियों में सर गाना बजता है गुपचुप गुपचुप, गुपचुप गुपचुप। वो सिर्फ गाने खाली गुपचुप है, बाकी उसमें सब खुला हुआ है। वो गाना ऐसे, अभी आजकल उसको महामंडलेश्वर भी बनाया गया, वहां से भी रिजाइन ले लिया गया क्योंकि वो गड़बड़ है। तो गाना है गुपचुप गुपचुप। गाना ऐसे है कि राणा जी हमको माफ करना, गलती मारे से हो गई। अब बताइए, राणा जी हमारी तरीके से बेवकूफ है, क्यों तुमको राणा जी माफ करेंगे? जब पूरी दुनिया नीचे लेटी थी तुम ऊपर क्या करने गई? ऊपर करने क्या गई? जरूरत ही नहीं थी। वो तो उस जमाने में सीसीटीवी कैमरा नहीं था, नहीं सबसे पहला तलाक राणे जी का होता है कि नहीं? गाने प्रैक्टिकल लिखने चाहिए। हम जैसे आपको सुनाते हैं कि ड्राइवर से उसने हमको पेंटर बना दिया, हमारी प्रेमिका पैसा लेके गायब हो गई,
तो हमने उसको कैसे निपटाया। हम आपको समस्याएं मॉडर्न आ रही हैं तो सलूशन उनके मॉडर्न होने चाहिए, हम आपको उपाय बताते हैं आप कैसे निपटा सकते हैं। कि ड्राइवर से उसने हमको पेंटर बना दिया, कि ड्राइवर से उसने हमको पेंटर बना दिया, इश्क में तबाही का सेंटर बना दिया, और 10,000 लेकर फरार थी प्रेमिका, हमने भी उसको लोन में गारंटर बना दिया। अभी उसको HDFC बैंक वाले ढूंढ रहे हैं। तो बिल्कुल प्रैक्टिकल गाना सुनाना चाहिए। आजकल एक गाना वो खूब बजता है कि हमरे बालम थानेदार चलाओ जिप्सी। अब उस पे लड़कियां नाच रही हैं, भाभियां नाच रही हैं। हमने कहा हे भाभियों, ये नाचने का नहीं, ये जांच का विषय है। अगर तुम्हारे बालम थानेदार हैं तो जिप्सी नहीं चलाएंगे, अगर वो जिप्सी चला रहे हैं तो वो थानेदार नहीं है। तुम थाने जाके चेक करो, देखो तुम्हारे बालम क्या हैं, तुम्हारे बालम ड्राइवर हैं। तो ये सब प्रैक्टिकल लिखना चाहिए। जैसे हम आपको सुनाते हैं कि मिस्री कहूं या सहज सा घुल रहा हूं मैं, बिल्कुल इससे प्रैक्टिकल आपने नहीं सुना होगा। कि मिस्री कहूं या सहज सा घुल रहा हूं मैं, इश्क में उसके 21 दिन कुल रहा हूं मैं, और एक शाम उसके साथ डिनर पे गया था, तब से गुप्ता भोजनालय में बर्तन धुल रहा हूं मैं। बहुत अच्छा। तो प्रैक्टिकल सुनाना चाहिए कि आंखों का मामला जरा सा वीक है, जवानी का लेटर बुढ़ापे में लीक है, और जींस टॉप वाली जब से आई है पड़ोसन, बाबूजी बोले बेटा मोतिया बिंद ठीक है। बहुत